गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम रिया है और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो हिस्ट्री के ऊपर बनाया है। हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जो सभ्यता है वो विश्व में सबसे प्राचीन और उत्तम सभ्यता मानी जाती है। हमारे त्योहार और हमारी संस्कृति ने इसे पूरे विश्व के सामने सही प्रस्तुत भी किया है। लेकिन हमारे देश में और हमारे आसपास के देशों में हमारी वैदिक संस्कृति से भी पूर्व एक सभ्यता का वास था जो उस समय की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता मानी जाती है। हमने हमारे प्रोजेक्ट में उसी सभ्यता को दिखाने की कोशिश की है। उस सभ्यता के घर, शौचालय, स्नान घर, सार्वजनिक स्नान घर, कुएं, जो चीज़ें मिली हैं खुदाई के दौरान उस सभ्यता से, वो दुकानें, बर्तन, ये सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। अगर ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज की बात की जाए तो सन 1921 में राखल दयाराम शाहानी जी ने हड़प्पा प्रांत की खोज की थी, जो कि पंजाब में है। और 1922 में राखलदास बैनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि इस समय सिंध प्रांत में है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतकांगेंडोर और दक्षिण में दयामाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर है। और इसका विस्तार बहुत दूर तक फैला हुआ था। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। पूर्व से पश्चिम तक इसका क्षेत्रफल 1,600 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक इसका क्षेत्रफल 1,400 किलोमीटर है। इसके अवशेष जो कि हमें खुदाई के दौरान मिले थे वो मिले हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और जो इसके प्रमुख नगर हैं वो हड़प्पा, धौलावीरा, बनवाली, मोहनजोदड़ो, ये इस सभ्यता के प्रमुख नगर हैं जिसकी संस्कृति और जिसके घर, जिसकी व्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। इसके कालक्रम की बात की जाए तो 7500 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता में कृषि संस्कृति का वास था। लेकिन 3200 ईसा पूर्व में इसमें नगर योजना के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। फिर यही सभ्यता धीरे धीरे पूरी तरीके से 2600 ईसा पूर्व आते आते पूरी नगर योजना में परिवर्तित हो चुकी थी। लेकिन कुछ कारणवश 1900 तक यह फिर से कृषि संस्कृति में परिवर्तित हो गई और फिर 1300 ईसा पूर्व आते आते इस सभ्यता का पतन हो चुका था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रतिमा है और नेक्स्ट टॉपिक है नगर योजना। इस सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले होते थे। जो पूर्व दिशा के टीले थे उसमें आवास क्षेत्र और पश्चिम दिशा के टीले में दुर्ग मिले हैं। आवास क्षेत्र में जो सामान्य नागरिक और व्यापारी श्रमिक होते थे वो रहते थे और दुर्ग क्षेत्र में सार्वजनिक भवन, स्नानागार आदि उपलब्ध होते थे। वहाँ की जो सड़कें होती थी वो बहुत चौड़ी होती थी। वहाँ की जो मुख्य सड़क होती थी वो 9.5 जो कि ये है वो 9.15 मीटर तक चौड़ी होती थी और वहाँ की जो गलियाँ होती थी वो औसतन 3 मीटर तक चौड़ी होती थी। इसके अतिरिक्त कालीबंगा और राखीगढ़ी भी ऐसे 2 शहर हैं जहाँ की गलियाँ चौड़ी होती थी, जहाँ की सड़कें चौड़ी होती थी और वहाँ की सड़कों की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। वहाँ की सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे और वहाँ की जो नालियाँ बनी हुई हैं, ये नालियाँ सड़क के किनारे एक बड़े नाले में जाकर गिरती थी और फिर उसके माध्यम से वो नगर से बाहर चली जाती थी। और वहाँ की जो नालियाँ होती थी उन्हें बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और उन्हें ढकने के लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वहाँ की नालियों की गहराई और चौड़ाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। और वहाँ पे जो भवन मिले हैं वो 2 प्रकार के होते थे। एक सामुदायिक भवन होते थे और एक आवासीय भवन होते। जो आवासीय भवन होते थे उनके अंदर उनमें स्नानागार, शौचालय, कुएं और सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और जो सामुदायिक होते थे उसमें सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक कुएं और भवन इत्यादि उपलब्ध होते थे। और वहाँ पे जो
सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो कला थी वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला थी, वहाँ से हमें जो मूर्तियाँ मिली हैं वो प्रस्तर और धातु की बनी मूर्तियाँ होती थी। उसमें से जो सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है वो मूर्ति है ये मूर्ति 19 सेंटीमीटर तक लंबी होती थी, और ये मूर्ति 19 सेंटीमीटर तक लंबी थी, और इसे बनाने के लिए प्रस्तर का उपयोग किया जाता था। और इसके अलावा वहाँ हमें बहुत से आभूषण मिले हैं, वहाँ मुहरें मिली हैं, मुहरों की वहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ पे पशु पक्षियों की मूर्तियाँ मिली हैं, पशु पक्षियों में जैसे बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी आदि की मूर्तियाँ मिली हैं। और वहाँ पे उस खेल के उपकरण, गृह उपयोगी वस्तुएँ भी बनाई जाती थी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अश्मिता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक राजनीतिक जीवन है। हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर तक फैला हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर तक फैला हुआ था और वहाँ पे जो बर्तन और वहाँ की योजना और मोहरे ये सब जो पाए गए थे वो एक समान थे। यह हमें यह संकेत देती है कि वहाँ पे एक ऐसा प्रशासन था जो इन सारी चीज़ों को नियंत्रण करता था। एक हंटर नामक इतिहासकार थे, उनका यह मानना था कि वहाँ के प्रशासन का स्वरूप गणतंत्रात्मक है और दुर्ग क्षेत्र का उपयोग वहाँ परिषद की मीटिंग के लिए किया जाता है। और एक और इतिहासकार थे व्हीलर, उनका ये मानना था कि वहाँ के प्रशासन का स्वरूप कैसा भी हो लेकिन वहाँ पे धर्म को प्रमुखता प्राप्त है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ही उस सभ्यता की राजधानी मानी जाती है क्योंकि वो वहाँ के बहुत बड़े शहर थे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल को बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया था। वहाँ पे उसे 2 वर्गों में बांटा गया था, एक दुर्ग क्षेत्र में और एक आवास क्षेत्र में। दुर्ग क्षेत्र में वो लोग रहते थे जो शासक वर्ग में हैं और प्रशासनिक वर्ग में हैं, और आवासीय वर्ग में वो लोग रहते थे जो जैसे कि शिल्पकार, व्यापारी, मजदूर, ये सारे लोग आवासीय में रहते थे। और दुर्ग क्षेत्र की सुरक्षा का अधिक ध्यान रखा जाता था और उसे रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ मुख्य वर्ग थे जैसे कि कुम्हार, बढ़ई, और जैसे कि कुम्हार, बढ़ई आदि। और वहाँ के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे और उनका मुख्य भोजन जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ ये हुआ करती थी। और मांस में वो लोग गाय, भैंस, मछली, सूअर ये सब खाया करते थे। वहाँ जब इतिहासकारों को खोज में वहाँ पे चूल्हे और सिलवट्टे भी मिले जिससे यह पता चलता है कि वो लोग खाना बनाते थे और उन्हें पीसते भी थे। वो खाना खाने के लिए वो लोग थाली, लोटे, ग्लास आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आभूषण का बहुत शौक था और कपड़ों का भी, इसलिए मिली गई मूर्तियों में उन्हें शॉलें ओढ़ रखी हैं जो कि बाएं ओर से ढकी हुई है और दाहिने ओर से खाली है। और वहाँ पे पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। जो निर्धन लोग होते थे वो पत्थर के, हड्डियों के और पक्की मिट्टी के आभूषण पहना करते थे। और जो अमीर लोग थे वो हाथी के दांत के और सोने चांदी के आभूषण पहना करते थे। वहाँ पे औरतें मुख्य रूप से हार, कंगन और अंगूठी के आभूषण पहना करती थी और शतरंज खेलना, नृत्य करना वहाँ की प्रमुख शौक थे। और उन लोगों को शिकार का भी शौक था। और बच्चों के मनोरंजन के लिए वहाँ कई सारे खेल खिलौने भी पाए गए थे। गुड मॉर्निंग सर,
मेरा नाम कोमल है और नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन में कृषि का बहुत ही महत्व था, क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्र थे वो बहुत ही उपजाऊ थे। वहाँ के लोग प्रमुख प्रकार के फसल उगाते थे, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ, मटर, मसूर, दालें और कपास इत्यादि। ये सब उनकी कृषि के प्रमाण हैं। और वहाँ पे फसलें, फसल बोने की उपकरण और उपकरण और उनके बोने की सारी विधियाँ भी साक्ष्य में प्राप्त हुई है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मुख्य कृषि करते, क्योंकि वहाँ के लोगों को अच्छा लगता था। उसके बाद है कि वहाँ पे मोहनजोदड़ो में वहाँ मेहरगढ़ में उनको द्रांति प्राप्त हुआ, जो कि एक औजार है। और बनवाली में उनको एक कृषि करने के एक नमूने प्राप्त हुए, जो कि कृषि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। वहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ते और सूअर इत्यादि। वहाँ के लोग बैल को सबसे ज़्यादा यूज़ यातायात और कृषि के लिए करते थे। उन्होंने बाद में हाथी को भी शामिल कर लिया उस पालन में। बड़े बड़े उद्योग धंधों उनके साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आभूषण और बर्तन, कई चीज़ें प्राप्त हुए हैं, जिससे कि पता लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ सामान प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत और शंख शीप से आभूषण बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में बताया गया है कि जो मेतुहा गांव है वो व्यापार के लिए संबंधित है। उनसे आयात निर्यात, नापतोल और मुद्राएं, ये सब पर उन पे विशेष प्रकाश डाला जाता था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंजलि है और मेरा टॉपिक है धार्मिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए उनका धर्म भी महत्वपूर्ण था। वहाँ पर वे लोग मातृशक्ति की पूजा किया करते थे, जिसके साक्ष्य वे लोग नारी की मूर्तियाँ बनाते थे। और वहाँ पर कुछ नारी की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं, जिनसे कुछ धुएँ के निशान लगे हुए थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनकी पूजा के लिए वहाँ कुछ जलाया जाता होगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि भी की जाती थी। पशुओं में गाय, बैल आदि की पूजा की जाती थी और वृक्षों के तौर पर तुलसी, पीपल आदि की पूजा की जाती थी। वहाँ पर शिव पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पाई गई थी, जिनके चरणों में 2 हिरण दिखाए गए हैं। तब से वहाँ पर पशुपतिनाथ और शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। और वहाँ पर एक योग समाधि में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति भी पाई गई है, जो पद्मासन में बैठे हुए हैं और जिनकी आँखों की मुद्राओं का ध्यान उनकी नासिका द्वार पर है, जिससे यह भी पता चलता है कि वहाँ के लोगों की योग में भी प्रसिद्धि थी। और वहाँ के पुरास्थल में औजार, कंकाल के साथ साथ पत्थर भी पाए गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अन्नू है। मैं हड़प्पा के पतन के टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रशासनिक शिथिलता। इस सभ्यता के अंतिम चरण में इस शिथिलता को महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस कारण यहाँ की बस्तियों का आकार सीमित हो गया। यहाँ के दीवारों का आकार चौड़ी बनने लगी, जिसके कारण नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों के ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। जलवायु परिवर्तन। इस सभ्यता के पतन के लिए जलवायु को भी उत्तरदायी माना जाता है, जिसके कारण जलवायु के कारण सरस्वती सिंधु नदी में वर्षा कम होने के कारण नदियाँ सूख गई। मोहनजोदड़ो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, पंजाब की बस्तियों का विनाश हुआ होगा।
बाढ़ इस सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को भी उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो वहाँ के जो मोहनजोदड़ो लोथर भगत राव के बाद उत्खनन बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में लोगों की जो मांगे थी, जो महंगाई थी बढ़ने लगी थी, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी संकट आने लगे थे। महामारी मोहनजोदड़ो में 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि इस सभ्यता में 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसे बीमारी के कारण हुआ होगा। जिसके अध्ययन से पता चलता है कि इस सभ्यता का पतन महामारी जैसी बीमारी के कारण हुआ होगा। थैंक यू।